नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 4 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में है। 3 पार्ट में हम आरबीआई एक्ट 1934 पूरा समझ चुके हैं। इस लेक्चर से हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या है। और फ्रेंड्स, इसमें कुल 5 चैप्टर, ध्यान रखें, 5 चैप्टर या 5 पार्ट हैं और 5 ही शेड्यूल हैं, तो हमें डिस्कशन इनके बारे में करना है। पार्ट 1 यहाँ देखेंगे, पार्ट 2 भी देखेंगे। पार्ट 2 कवर नहीं होगा तो अगले पार्ट में भी हम, यानी कि जो इस लेक्चर का पार्ट 5 आएगा उसमें इसको कंटिन्यू भी करने वाले हैं। कुल मिलाकर के लगभग 6 लेक्चर इसमें लगेंगे फ्रेंड्स हमारे, तब जा करके ये चैप्टर कवर होने वाला है। पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं, इसलिए ऐसा होता है। इस पार्ट 2 का मतलब ये है कि इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 2 रेगुलेशन है। पार्ट 1 में आरबीआई एक्ट था और पार्ट 2 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है, तो चैप्टर का ये पार्ट 2 है। समझ गए बात को। अब बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यहाँ से शुरू होता है। बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, कैसे कैसे ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सामने आता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। द लॉ रिलेटिंग टू बैंकिंग इन इंडिया टुडे इज द आउटकम ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन बिफोर 1949। तो जो आज हमारे पास में ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आया हुआ है, ये पीछे बहुत सारे मतलब इवोल्यूशन हो रहे थे, तरक्की हो रही थी, बैंकिंग सेक्टर सामने आ रहा था, उसका ही प्रभाव है। द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 कंटेन्ड स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द बैंकिंग कंपनीज व्हिच वर inadequate and were subsequently incorporated in the comprehensive legislation passed in the year 1949 under the name of Banking Companies Act। तो पहले जो भी बैंकिंग कंपनियां, बैंक जो भी चलते थे हमारे देश में, वो रजिस्टर्ड होते थे बैंकिंग कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के तहत। तो जितने भी बैंक बनते थे उनका रजिस्ट्रेशन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1913 के तहत होता था और इसी के तहत ये गवर्न होते थे। लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं था, मतलब ये सफिशिएंट बैंकिंग सेक्टर को संभालने के लिए ये एक्ट पर्याप्त नहीं था, ये कंपनियों को संभालने के लिए पर्याप्त था। बाद में फिर इसी चीज़ को सब्सिक्वेंटली इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, एक अच्छा लेजिस्लेशन बनाया गया, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाया गया, जिसको 1949 में पास कर दिया गया और इसका नाम रखा गया बैंकिंग कंपनीज एक्ट। इसका नाम क्या रखा गया? बैंकिंग कंपनीज एक्ट। तो जब शुरुआत हुई थी तो जो एक्ट आया था फ्रेंड्स, वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट के नाम से आया था। बाद में इसी एक्ट का नाम बदल करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया। बाद में इसी का नाम बदल करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया एंड suitably amended a number of times to insert new provision and to amend the existing one in order to suit the need of changing circumstances। और बाद में इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कई बार इसमें अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ प्रोविज़न नए ऐड किए गए, ताकि जो है जो ज़रूरतें हैं बदलाव के हिसाब से, समय के हिसाब से जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके बैंकिंग सेक्टर की। द ओरिजिनल एक्ट हैज़ 56 सेक्शन। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आपके सामने आता है शुरुआत में, इसमें 56 सेक्शन थे, जिसमें 5 पार्ट हैं। जैसे आरबीआई में 5 चैप्टर थे, यहाँ 5 पार्ट हैं और 5 शेड्यूल हैं। ठीक है, यहीं पर ही रिलेटिवली अगर मैं बात करूँ तो आपको याद होगा आरबीआई में 5 चैप्टर हुआ करते थे और 2 शेड्यूल हुआ करते थे। कितने शेड्यूल? 2। यहाँ पर चैप्टर को नाम दिया गया, चैप्टर की जगह पार्ट बोल दिया गया। कितने? 5 पार्ट, और इसमें शेड्यूल बढ़ करके 5 हो गए। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। अब चूँकि 5 पार्ट है तो पाँचों पार्ट के बारे में डिस्कस करना है। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे पार्ट 1 से। सेक्शन 1 से लेकर 5 तक जो है पार्ट 1 में आता है। टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 द एक्ट इज कॉल्ड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो सेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट का नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नाम से जाना जाएगा। ये पूरे देश में लागू होगा और इसकी जो इफेक्टिव डेट है लागू होने की 16 मार्च 1949 है। चूँकि हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो ये इफेक्टिव डेट थोड़ा सा मायने रख सकती है, क्योंकि भाई हम इसी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए कि ये कब इफेक्टिव हुआ था। तो 16 मार्च 1949 से पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है। द एक्ट अप्लाइज टू सर्टेन टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बट नॉट द फॉलोइंग। तो जो ये एक्ट है ये कुछ तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर लागू होता है, लेकिन इन पर नहीं लागू होता। कौन सी? 2। पहला,
प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और दूसरा कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, इन दोनों पर लागू नहीं होता है। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी ये एक्ट लागू होता है। फिर आ जाती है फ्रेंड्स जो है डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग किसे कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B बैंकिंग मीन्स, सेक्शन 5B किसका? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 5B बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग आर इन्वेस्टमेंट रीपेबल ऑन डिमांड आर अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाई चेक ड्राफ्ट एंड अदरवाइज। देखो ये सब हम बातें डिस्कस कर चुके हैं। बैंकिंग का मतलब होता है जनता से पैसे लेना और उसको जो है लोन पर देना। अब जो जनता से पैसे लिए हैं वो डिमांड पर पे करना पड़ सकता है या फिर जो है टाइम पर पे करना पड़ सकता है। उसको विड्रॉ करने के लिए चेक, ड्राफ्ट, ये सारे मेथड यूज किए सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट बैंकिंग डज नॉट इंक्लूड अदर कमर्शियल एक्टिविटी कैरीड ऑन बाई अ बैंकिंग कंपनी। मतलब बैंकिंग का मतलब अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को नहीं इंक्लूड करता है जो बैंकिंग कंपनी द्वारा, जैसे सामान खरीदना बेचना शुरू कर दें तो उसे फ्रेंड्स बैंकिंग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसे बैंक है, कल को आप सोचो कि जो है निरमा साबुन और ये सब बेचना शुरू कर दें तो उसे फ्रेंड्स बैंकिंग नहीं माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों आया? क्योंकि भाई 1949 से पहले बहुत सारे जो है चेंजेज हो रहे थे बैंकिंग इंडस्ट्री में, और पहले जो बैंकिंग कंपनियां होती थी उनको इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के तहत रजिस्टर किया जाता था। लेकिन ये एक्ट अपने आप में पर्याप्त नहीं था बैंकिंग इंडस्ट्री को संभालने के लिए। बाद में उसी की जगह पर दूसरा एक्ट 1949 में पास किया गया जिसका नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 रखा गया। बाद में उसी का नाम बदल करके बैंकिंग कंपनीज एक्ट किया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया। जहाँ कंपनीज था वहाँ रेगुलेशन कर दिया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया, जिसको बाद में समय समय पर मॉडिफाई किया गया ताकि ज़रूरतों को जरूर चेंज के हिसाब से हम मैनेज कर सकें इसको। जो ओरिजिनल एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आया तो उसमें 56 सेक्शन थे, 5 पार्ट में बटा हुआ था ये, और इसमें 5 शेड्यूल हुआ करते थे। जो 5 पार्ट है फ्रेंड्स, पाँचों के 5 पार्ट हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें से पहला पार्ट सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक लागू होता है। इसमें टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात होती है। तो सेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहा जाएगा। ये पूरे देश में लागू होता है और 16 मार्च 1949 से फोर्स में है, लागू है। 16 मार्च 1949 ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ये लागू होता है एक्ट, लेकिन सभी पर नहीं होता। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पर ये लागू नहीं होता है। कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक पर ये लागू नहीं होता है। फिर इसी में सेक्शन 5 में डेफिनेशन दे रखी है। देखिए हम किस किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक की करनी है। 1 की बात यहाँ कर ली, 5 में बी की बात यहाँ कर ली, बाकी कहाँ गए सर? वो ज़्यादा जरूरी और रेलिवेंट नहीं, इसलिए छोड़ दिए गए। ठीक है, हम सारे सेक्शन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B बैंकिंग का मतलब होता है जनता से पैसे लेना और उनको लोन देना, बात खत्म होती है। और बैंकिंग का मतलब और किसी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी को बैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा नहीं कि साबुन निरमा बेचना शुरू कर दिया तो उसको बैंकिंग हम नहीं मानेंगे। पार्ट 2 में आ जाते हैं, यानी कि हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 5 पार्ट में बटा हुआ है। दूसरा पार्ट है, इसमें सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 36A तक इसमें पार्ट हैं। तो सेक्शन 6 कहता है, सेक्शन 6 प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस व्हिच अ बैंकिंग कंपनी मे डू इन एडिशन टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। तो मतलब जो सेक्शन 6 है उसमें लिस्ट दी गई है कि बैंकिंग के बिजनेस के अलावा और क्या क्या काम बैंकों के द्वारा किए जा सकते हैं। अब बैंकों के द्वारा जो जो काम किए सकते हैं उसमें ये लिस्ट है नीचे, बैंक क्या क्या कर सकते हैं। देखो लगभग हम बैंक में ही काम करते हैं, सारी बातें लगभग पता है। जैसे बारोइंग, रेजिंग और टेकिंग अप मनी, हम उधार लेते हैं, रेज करते हैं फंड। लेंडिंग, एडवांसिंग ऑफ मनी आइदर कोलेट्रल ले करके या विदाउट कोलेट्रल, ये सारे काम बैंक करते ही हैं। ग्रांटिंग एंड इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रेवलर चेक, करेंसी नोट्स, ये सारे काम भी बैंक करते हैं। बाई करना, सेल करना, डीलिंग बुलियंस में, स्पाइसेस दैट इज मनी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स रेदर देन नोट्स। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट, ये सारे काम बैंकों के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। एक्टिंग एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एजेंट का काम करता है, लोकल अथॉरिटी का या किसी और पर्सन का एजेंसी के तौर पर काम करता है बैंक। कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स एंड निगोशिएटिंग इशूइंग द सेम, पब्लिक और प्राइवेट लोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, निगोशिएट करता है, लोन देता है। इंश्योर, गारंटी, अंडर राइट, पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग एंड कैरिंग आउट एनी इशू ऑफ स्टेट, म्यूनिसिपल आर
अदर लोन आर शेयर्स स्टॉक डिवेंचर स्टॉक ऑफ कंपनी एंड लैंड मनी फॉर द पर्पज ऑफ एनी सच इश्यूज़। मतलब कहने का कि अगर जनता से आईपीओ लाना है तो उन सब में भी बैंक मदद करता है। सेक्शन 7, अब ये सारे काम की लिस्ट थी फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक्शन 7 अलग से है। सेक्शन 7 स्टिपुलेट करता है एवरी बैंकिंग कंपनी एंड नो अदर कंपनी शैल यूज एनी ऑफ द वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग एज पार्ट ऑफ इट्स नेम। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई सेक्शन 7 कहता है कि हर मतलब जो भी बैंकिंग कंपनी है उसको अपने नाम में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बैंकिंग कंपनी के अलावा इन शब्दों का प्रयोग कोई और अपने नाम में नहीं कर सकता है। ओनली देन इट कैन कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तभी इन नामों के साथ में आप किसी भी बैंक का नाम लेंगे, इन 3 शब्द बैंक, बैंकर या बैंकिंग आपको उसके नाम में मिलेगा ही मिलेगा, तभी वो बिजनेस कर सकते हैं। फिर है प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ बैंक, यानी कि क्या मना है। प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ बैंक मतलब क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 एंड 9 द बैंक कैन नॉट इंगेज देमसेल्फ इन कैरिंग ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी। बैंक फॉलोइंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। नो बैंकिंग कंपनी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन बाइंग, सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स आर इंगेज इन एनी ट्रेड। मतलब किसी तरीके का व्यवसाय करना, गुड्स खरीदना बेचना, स्वैप करना, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। वही मैंने कहा कि साबुन और निरमा नहीं बेचने बैठ जाएंगे, ये नहीं कर सकते हैं। नो बैंकिंग कंपनी सेल बाई आर सेल आर बार्टर गुड्स आर फॉर अदर्स। किसी दूसरे के लिए जैसे मतलब बैंक खुद नहीं खरीद बेच सकता है तो चलो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए जो है खरीदो बेचो सामान, वो भी नहीं होगा। नो बैंकिंग कंपनी सेल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउस एवर एक्वायर्ड फॉर मोर देन 7 years फ्रॉम द एक्विजिशन देयर ऑफ। कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी प्रॉपर्टी को अगर उसने एक्वायर किया हुआ है तो 7 साल से ज़्यादा अपने पास होल्ड नहीं कर सकती, एक्सेप्ट किस केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज। अपने खुद के यूज के लिए है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है बैंक के द्वारा तो वो 7 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है, बैंक इसके लिए मनाही है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बैंक की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ बैंक में अगर बात करें, विथ रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी सेक्शन 10 प्रोवाइड्स एज फॉलोज। सेक्शन 10 में बात की गई है मैनेजमेंट को लेकर के। अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट एम्प्लॉय आर बिल बी मैनेजेबल बाई ए मैनेजिंग एजेंट। मतलब बैंकिंग कंपनी में मना किया गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी मैनेजिंग एजेंट को नहीं नौकरी दे सकता है, या कोई भी बैंकिंग कंपनी मैनेजिंग एजेंट द्वारा मैनेज नहीं की जा सकती है। It cannot employ any person who has been adjudicated insolvent or has been convicted by the criminal code for any act of moral turpitude। यानी कि ऐसे आदमी को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है जो है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसको क्रिमिनल कोड में दोषी पाया गया है, ऐसे व्यक्ति को भी नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर FIR वगैरह ना हो अगर बैंक में नौकरी करनी है तो। हु इज ए डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी अदर देन सब्सिडरी ऑफ द बैंकिंग कंपनी आर अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, या सेक्शन 8 नए के हिसाब से। मतलब इनका कहने मतलब है ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है जो कि डायरेक्टर है किसी और कंपनी का। यानी कि एक आदमी किसी दूसरी कंपनी का अगर डायरेक्टर है तो उसको बैंक में एम्प्लॉय नहीं किया सकता, उसको अपने पास हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है। हाँ, कब रख सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है, जो बंदा दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, वो जो दूसरी कंपनी है वो इसी बैंक की सब्सिडरी है, तब रख सकते हैं। यानी अपनी खुद की सब्सिडरी है, जैसे पहले SBI में कई सारी सब्सिडरी होती थी, तो SBI में सब्सिडरी में अगर कोई है डायरेक्टर तो यहाँ पर भी अपने SBI में भी नौकरी वे रख सकते थे या डायरेक्टर बना सकते थे। या फिर वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट हो। अगर कोई व्यक्ति नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का जो है डायरेक्टर है तो उसको भी रख सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 के तहत, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत किया जाता है, और पहले यही रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के तहत किया जाता था। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी शैल इंक्लूड नॉट लेस देन 51% ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स person with professional or other practical experience in matters such as accountancy, agriculture, rural economy, banking, cooperation
इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कहने मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी लोग हैं उनमें कम से कम 51% लोग ऐसे होने चाहिए जिनको इन क्षेत्र की अनुभव हो, इन क्षेत्रों में काम किया हो। एवरी बैंकिंग कंपनी शैल बी मैनेज्ड बाई अ होल टाइम चेयरमैन हु शैल बी इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ होल ऑफ इट्स अफेयर। तो हर एक बैंकिंग कंपनी को मैनेज करने के लिए एक होल टाइम, फुल टाइम का एक चेयरमैन होना चाहिए और पूरे मैनेजमेंट जो देखना है, पूरे काम का मैनेजमेंट देखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर रहने वाली है। द चेयरमैन शैल एक्सरसाइज हिज पावर सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द चेयरमैन शैल बी वन ऑफ द डायरेक्टर्स। तो चेयरमैन जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन बॉस कौन रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुपरिटेंडेंस रहेगा, उसी के कंट्रोल, उसी के डायरेक्शन में चेयरमैन अपनी सारी पावर्स का यूज करेगा। और चेयरमैन भी वन ऑफ डायरेक्टर्स होगा, यानी डायरेक्टर्स में से ही कोई ना कोई एक चेयरमैन के तौर पर बैठेगा। सेक्शन 16 प्रोहिबिट्स कॉमन डायरेक्टर एंड स्टेट्स दैट अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट हैव अ पर्सन एज डायरेक्टर हु इज ए डायरेक्टर ऑफ एनी अदर बैंकिंग कंपनी। मतलब इनका कहने मतलब है कि सेक्शन 16 मना करता है कि कॉमन डायरेक्टर नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति एसबीआई और पीएनबी दोनों का डायरेक्टर नहीं हो सकता है। कॉमन डायरेक्टर शुड नॉट बी देयर। एक व्यक्ति जो एक कंपनी का डायरेक्टर है, एक बैंक का डायरेक्टर, दूसरी बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता, ऐसा सेक्शन 16 में कहा गया है। ठीक है बन, तो बस यहीं पर अपनी बातें कवर हो जाती हैं। ठीक है, प्रभु की कृपा से। तो हमने यहाँ पर सेक्शन पार्ट 2 की बात शुरू करी थी। सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 36 एजे तक है। बिजनेस ऑफ बैंक में अगर देखिए सेक्शन 6 जो है हमें लिस्ट देता है कि बैंकिंग के बिजनेस के अलावा और क्या क्या काम किया सकते हैं। बैंकिंग के बिजनेस में क्या क्या किया सकता है, तो उधारी ली जा सकती है बैंक के द्वारा, उधार दिया जा सकता है सिक्योरिटी के साथ, बिना सिक्योरिटी के, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया सकता है, ट्रेवलर चेक, करेंसी नोट, ये सब इशू करते हैं। खरीदना बेचना, डील करना गोल्ड में, बुलियंस में, ये सारे काम किए जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट के और लोकल एजेंसी, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके एजेंट के तौर पर काम करते हैं। पब्लिक और प्राइवेट लोन्स वगैरह, निगोशिएशन, ये सारे काम ये देखते हैं। इसके अलावा अगर जो है शेयर वगैरह इशू करना है तो उसके लिए अंडर राइटर वगैरह का काम, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ये लोग देखते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर फ्रंट सेक्शन 7 जो मना करता है कि भाई कोई बैंकिंग के अलावा अगर कोई और कंपनी है तो वो अपने साथ में कभी भी बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो बैंक, बैंकिंग या बैंकर शब्द का प्रयोग सिर्फ बैंक वाली कंपनियां यूज कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई और नहीं कर सकेगा, सिर्फ बैंक, बैंकिंग, बैंकर्स। फिर आता है बैंक को कौन कौन से काम करने नहीं अलाउ हैं। तो सेक्शन 8 और 9 में इसकी बात की गई है। तो पहला, किसी भी तरीके के गुड्स का खरीदना बेचना और बार्टरिंग करना, ये सब अलाउ नहीं होता। बार्टर का मतलब होता है जैसे हमने आपको गेहूं दिया, बदले में आपने हमें दूध दे दिया, इस तरीके का, या हमने आपको चीनी दी, बदले में आपने जो है हमको नमक दे दिया। बार्टर करना, ठीक है, आपस में अदला बदली करना। तो ना खरीदना है, ना बेचना है, ना बार्टर करना है किसी भी तरीके के गुड्स। उसके हमें कोई भी बैंकिंग कंपनी बाई या सेल ना करे या बार्टर ना करे गुड्स, किसी और के लिए भी यह काम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी 7 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं की जा सकती है, एक्सेप्ट कि मतलब अपने खुद के पर्पज़ के लिए, यूज के लिए है तो रख सकते हो, अदरवाइज 7 साल से ज़्यादा कोई भी प्रॉपर्टी बैंक अपने पास नहीं रख सकता है। मैनेजमेंट ऑफ बैंक की अगर हम बात करें तो सेक्शन 10 में डिटेल्स बताई गई है कि बैंकिंग कंपनी में कोई भी मैनेजिंग एजेंट को ना तो नौकरी पर रखा जा सकता है और ना ही उसके द्वारा, मैनेजिंग एजेंट के द्वारा कंपनी को मैनेज करवाया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसको दिवालिया घोषित किया जा चुका है उसको मतलब जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकते, नौकरी पर नहीं रख सकते, या क्रिमिनल कोर्ट में जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है, कन्विक्टेड है, उसको हम अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी अदर कंपनी में डायरेक्टर है तो वो हमारे यहाँ डायरेक्टर नहीं बन सकता है। 2 केसेस में डायरेक्टर बन सकता है, एक तो खुद की सब्सिडरी में डायरेक्टर है तो हमारे यहाँ डायरेक्टर बन सकता है, और या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का डायरेक्टर है तो भी हमारे यहाँ डायरेक्टर बन सकता है। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत होता है। जो भी बैंकिंग का बोर्ड है, बैंकिंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें कम से कम 51% ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए जिनको प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए
इन सब चीज़ों का, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर और इन सब चीज़। देखो इसीलिए किसी को भी एमडी नहीं बनाया जाता है। सोचो कि एक क्लर्क है 6 साल, मतलब 16, 18, 20 साल का एक लड़का है, उसको एमडी नहीं बना दिया जाएगा। क्यों नहीं बना दिया जाएगा? क्योंकि ये सारे कारण होते हैं भाई, उसको अनुभव होना चाहिए। इवन बाद में चल करके आप देखो कि 10 साल का अनुभव, 15 साल का अनुभव ऐसा मांगा जाता है कि भाई आपको बैंकिंग का, फिनांस का, लॉ का, इन सब का 10-10, 15-15 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हर एक बैंकिंग कंपनी को होल टाइम चेयरमैन द्वारा मैनेज किया जाएगा और उसी को ही सारी की सारी पावर दी जाती है कंपनी के, बैंकिंग कंपनी के अफेयर को मैनेज करने के लिए। चेयरमैन जो होता है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन के तहत, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते के हिसाब से चेयरमैन अपनी पावर्स को यूज करेगा। और चेयरमैन भी डायरेक्टर ही होता है। और सेक्शन 16 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का मना करता है कि कॉमन डायरेक्टर नहीं हो सकते, 2 बैंकिंग कंपनी के एक ही डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति एक बैंकिंग कंपनी में डायरेक्टर है तो वो दूसरी बैंकिंग कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है बहन, तो बस यहीं पर अपनी बात खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच मैडम।